नमस्कार, जय हिंद, स्वागतम साथियों। स्वागत है आपका हमारे 100 डे प्रोग्राम में, जो कि प्रोग्राम चल रहा है किसके लिए? तो यह प्रोग्राम चल रहा है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी 100 डे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इस 100 डे में पूरे जीएस को कवर करेंगे और इस पूरे जीएस सेक्शन को देखते हुए हम अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे, अपनी तैयारी को और आगे लेके जाएंगे। इस क्रम में हम लोगों ने पिछला क्लास जो देखा, वह कौन सा क्लास हम लोगों ने शुरू किया है? तो हम लोगों ने शुरू किया है पॉलिटी का क्लास। और पॉलिटी के क्लास में हमने पिछले क्लास में क्या देखा? हमने पिछले क्लास में पॉलिटी का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, या फिर यह कहिए कि भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है, भारतीय संविधान किस तरीके से तैयार हुई, भारतीय संविधान का नींव क्या है, भारतीय संविधान का जो विकास का क्रम है, उसको हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में देखा, अपने पिछले क्लास में देखा। और उम्मीद है कि आपको वो क्लास अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने उस चीज का नोट्स बना लिया होगा, ताकि जहां वहां से अगर आपको कोई सवाल आए तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकें। अब आज का ये हमारा क्लास नंबर 2 है। ये जो हमारा क्लास है, ये क्लास नंबर 2 है। और अभी तक हमने संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा है, हमने संविधान का विकास क्रम देखा है, और आज हम संविधान का एक मोटा मोटा आउटलाइन जानेंगे कि हमारा जो संविधान है वह किस डायरेक्शन में है, किस तरह का संविधान है और उसका क्षेत्र क्या क्या है, हमारा संविधान किस किस चीज को कवर करता है, हमारा संविधान अपने नागरिकों के बारे में क्या कुछ सोचता है, उसकी चर्चा करते हुए फिर हम एक से लेकर के टोटल 395 अनुच्छेद को देखेंगे। तो उससे पहले हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। हम संविधान को पार्ट वाइज देखेंगे। आपको पता है कि संविधान में कुल 22 भाग है, फिर 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। तो हम संविधान को जो देखेंगे, हमारा जो संविधान को देखने का तरीका होगा वह पार्ट वाइज होगा, यानी कि भाग के आधार पर होगा। हम हर एक भाग में कितने अनुच्छेद हैं और हर भाग में क्या क्या है, उसके आधार पर हम संविधान की चर्चा करेंगे, उसके आधार पर हम संविधान को देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए आते हैं, अब संविधान को हम पार्ट वाइज देखते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं और संविधान को पार्ट वाइज देखते हैं कि संविधान के हर एक भाग में क्या क्या है। तो संविधान का जो पहला भाग है, तो संविधान के पहले भाग में 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 अनुच्छेद जो है वो संविधान के पहले भाग में है। और इस पहले भाग का नाम क्या है? तो पहले भाग का नाम है संघ और उसका क्षेत्र। कहने का मतलब भारत क्या है? भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है भारत। तो इसकी जो चर्चा है वह किस भाग में है? तो वह भाग नंबर 1 में है। हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे अलग अलग अनुच्छेद में। अभी हम सिर्फ इसका एक आउटलाइन हम लोग देख रहे हैं, ताकि हमको वो मोटा मोटा चीज याद रहे कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा अनुच्छेद जो है वह किस भाग से और किस चीज से रिलेट करता है। तो संविधान का 1 से 4 नंबर तक का अनुच्छेद जो है वह भाग 1 में आता है, और उसका जो विषय है वह विषय क्या है? तो वह विषय है संघ और उसका क्षेत्र। फिर संविधान का जो दूसरा भाग आता है, भाग नंबर 2, वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है नागरिकता से। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो इसमें 5 से 11 तक के अनुच्छेद आते हैं। यानी कि 1 से 4 तक जो आता है वह संघ और उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और फिर 4 से लेकर के 11 तक का जो अनुच्छेद है वह नागरिकता में आता है। आज आप जितना भी बवाल देख रहे हैं, चाहे वह सीए हो या फिर और नागरिकता संबंधित जो भी विवाद हो, तो वह विवाद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह 5 से 11 के अंतर्गत आता है। फिर संविधान का जो भाग 3 है, यह भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार कहने का मतलब कि एक अधिकार होता है राज्य का। जैसे राज्य का एक अधिकार है और उस अधिकार के अंतर्गत राज्य हम पर शासन करता है, राज्य हम पर नियंत्रण करता है। लेकिन हमारे पास भी कुछ अधिकार होते हैं जिसके अगेंस्ट हम राज्य के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जैसे हम धरना करते हैं, जैसे हम हड़ताल करते हैं, या और बहुत सारी गतिविधियां हैं। हम सरकार के अगेंस्ट बयानबाजी करते हैं, हम सरकार के अगेंस्ट भाषण देते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है।
और मौलिक अधिकार क्या है? तो नागरिकों को दिया गया राज्य के खिलाफ एक अधिकार है। तो इसकी चर्चा कहाँ पर है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। तो 12 से 35 क्या है? तो वह मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। फिर भाग 4 में आता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, या फिर इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह कहाँ आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। डीपीएसपी क्या है? तो डीपीएसपी वह चीज है कि राज्य अगर कोई भी नियम बनाता है, कोई भी कानून बनाता है, तो उसमें इस डीपीएसपी का ध्यान रखेगा, नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा, ताकि नागरिकों का बेहतर विकास हो सके, नागरिकों का बेहतर भविष्य जो है वह उज्जवल हो सके। जैसे आज आप देखते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और बहुत सारे स्टेट में शराबबंदी है। तो वह शराबबंदी आखिर कहाँ से आई है? तो यह जो शराबबंदी है यह इसी नीति निर्देशक सिद्धांत से लिया गया है। इसी नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य को यह डायरेक्शन दिया गया है कि आप नशा के खिलाफ राज्य में अभियान चला सकते हैं, नशाबंदी कर सकते हैं। उसी के आधार पर यह बैन लाया गया है। तो यह कहाँ पर है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। फिर भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। मौलिक कर्तव्य क्या है? जिस तरह से मौलिक अधिकार है कि नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो अधिकार जो है वह बिना कर्तव्यों के नहीं आता है। जब भी अधिकार आएगा तो उस अधिकार के पीछे कुछ न कुछ कर्तव्य होंगे। जैसे घर में पिता का अधिकार होता है बच्चों पर शासन करना, बच्चों को सही राह दिखाना, तो पिता का यह कर्तव्य भी है कि बच्चों का भरण पोषण करना। तो अधिकार बिना कर्तव्य के नहीं आता है। तो उसी तरह से मौलिक अधिकार के लिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य लाए गए हैं, जो नागरिकों को कुछ दिशा निर्देश देते हैं कि नागरिक किस तरह से भारत की गरिमा, भारत की एकता, भारत की अखंडता, विश्व शांति को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करेंगे। तो इस चीज की चर्चा कहाँ है? तो इस चीज की चर्चा मौलिक कर्तव्य में है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ है? तो अनुच्छेद 51 के ए में है। इन सब की हम लोग बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक आउटलाइन देख रहे हैं कि संविधान में हमको क्या क्या देखना है और किस तरीके से देखना है। और हमारे देखने का जो तरीका होगा वह बिल्कुल अलग होगा। हम संविधान को पार्ट वाइज देखेंगे, भाग के हिसाब से देखेंगे कि भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद, भाग 2 में कौन कौन से अनुच्छेद, भाग 3 में क्या क्या, भाग 4 में क्या क्या। इस तरह से हम देखेंगे जिस तरह से कि बीपीएससी पीटी में सवाल आते हैं। बीपीएससी पीटी में अब चूंकि आपको पता है कि ट्रेडिशनल सवाल नहीं आते, तो जब ट्रेडिशनल सवाल नहीं आते हैं तो हमारे पढ़ने का तरीका जो है अब वह भी ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए। अब हम बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से सवाल आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि भाग 5 में क्या है। तो भाग 5 में भारतीय संघ की चर्चा है, यूनियन की चर्चा है। भारतीय संघ कहने का मतलब केंद्र की चर्चा है। और इस केंद्र की चर्चा में अब भारतीय यह जो संघ है, तो इस भाग 5 के भी 5 भाग है। इस भाग 5 को 5 भाग में बांट दिया गया है। इसको हम लोग अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 से समझ लेंगे। तो अध्याय 1 जो है वह क्या कहता है? तो वह संघ के कार्यकारी जो अधिकार हैं उसकी चर्चा करता है। और इसकी चर्चा कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है संघ के कार्यकारी अधिकारों की चर्चा। आपको पता है कि जो भारतीय संसद है उसको 2 तरह के अधिकार हैं, एक तो कार्यकारी, दूसरा विधायी। तो यह जो कार्यकारी अधिकार है इसकी चर्चा कहां से कहां तक है? तो 52 से 78 तक। फिर दूसरे अध्याय में संसद की चर्चा है। और संसद की चर्चा कहां से कहां तक है? तो 79 से लेकर के 122 तक। यानी कि अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक जो है वह संसद की चर्चा है। और आपको पता है कि संसद के 3 अंग है। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग जो हैं वह है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 मिल करके भारत का संसद बनता है। इसकी चर्चा कहां पर है? तो 79 से लेकर के 122 तक। फिर अध्याय 3 की हम बात करें तो अध्याय 3 में राष्ट्रपति की
विधायी शक्तियां आती है और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है? जैसे आपको पता होगा कि जब संसद का कोई भी हाउस अगर सदन में बैठक में ना हो, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का भी सत्रावसान हो चुका है, लोकसभा अभी सत्र में नहीं है, सिर्फ राज्यसभा फंक्शन कर रही है, तो आपको पता है कि कोई भी कानून सिर्फ राज्यसभा या फिर लोकसभा के पास करने से कानून नहीं बनेगा। अब भारत में कोई इमरजेंसी स्थिति उत्पन्न हो गई, कोई आपातकाल की स्थिति आ गई जहां पर कि कोई भी नियम लाना, कोई भी कानून लाना आवश्यक है, तो वह किस तरीके से आएगा? तो उसके लिए राष्ट्रपति के पास विधायन की शक्तियां होनी चाहिए। जिस तरह से वायसराय के पास विधायन की शक्ति थी, वायसराय कोई भी अध्यादेश पारित कर सकता था, तो ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति के पास भी विधायन की शक्तियां होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसका उल्लेख कहाँ है? तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में। फिर जो अध्याय 4 है, इसका चैप्टर 4 है, उसमें क्या आता है? तो संघ की न्यायपालिका। अब संघ की न्यायपालिका कहने का क्या मतलब है? संघ की न्यायपालिका कहने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वही संघ की न्यायपालिका है। तो इसका जो उल्लेख है वह कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक किस चीज का उल्लेख है? तो संघ की न्यायपालिका का, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का। फिर जो इसका चैप्टर 5 है, इस चैप्टर 5 में आता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि सीएजी, यानी कि सीएजी। तो सीएजी की चर्चा कहां से कहां तक है? तो 148 से लेकर के 151 तक का जो अनुच्छेद है उसमें सीएजी की चर्चा है। इसमें सीएजी के क्रियाकलाप, सीएजी के कार्य, सीएजी की गतिविधियां, सीएजी का अधिकार, सीएजी का वेतन, इन सारे चीजों की जो चर्चा है वह कहां पर है? तो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक है। यहां तक क्लियर है चीजें? ये बस एक मोटा मोटा आउटलाइन है। इसके बाद हम लोग एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे डिटेल में। फिर जो भाग 6 आता है, यह भाग 6 किससे संबंधित है? तो यह भाग 6 राज्य से संबंधित है। जैसे 5 जो है वह केंद्र से संबंधित था, उसी तरह से भाग 6 जो है वह राज्य से संबंधित था। तो इसमें जो पहला चैप्टर आता है, वह पहला चैप्टर जो है वह राज्य के सामान्य परिभाषा, राज्य की सामान्य विशेषता और राज्य की सामान्य जानकारी से संबंधित है। तो यह किस अनुच्छेद में आता है? तो आता है 152 में। फिर राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां होती है, जिस तरह से केंद्र में उसी तरह से राज्य में, तो उसकी चर्चा कहाँ है? तो उसकी चर्चा 153 से लेकर के 167 तक है। यानी कि 153 से लेकर के 167 तक का जो अनुच्छेद है वह किस बात की चर्चा करता है? तो वह चर्चा करता है राज्य की कार्यकारी शक्तियों की। फिर जो तीसरा चैप्टर है, वह तीसरा चैप्टर बताता है राज्य का विधानमंडल। जैसे वहां पर केंद्र का संसद था, वैसे ही यहाँ राज्य का विधानमंडल है। और राज्य के विधानमंडल में क्या क्या आता है? अब देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ एक राज्य जो है जहां पर की द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि जहां पर की विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। लेकिन वहीं पर मैक्सिमम राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है। तो इन सारे चीजों की चर्चा जो आती है वह अध्याय 3 में आती है, चैप्टर 3 में आती है। और कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक जो है वह राज्य के विधानमंडल की चर्चा करता है। फिर जो चैप्टर 4 है, यह चैप्टर 4 किस बात की चर्चा करता है? तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों की। जिस तरह से राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां होती है, ठीक उसी तरह से राज्यपाल के पास भी कुछ विधायी शक्तियां होती है। तो उसकी चर्चा कहाँ है? तो उसकी चर्चा आर्टिकल 213 में है, अनुच्छेद 213 में है। फिर चैप्टर 5 में राज्यों का उच्च न्यायालय की चर्चा है। जिस तरह से वहां पर केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा थी, केंद्रीय न्यायालय की चर्चा थी, न्यायपालिका की चर्चा थी, ठीक उसी तरह से यहाँ भी राज्यों में उच्च न्यायालय की चर्चा। और यह कहाँ है? तो आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक, 214 से लेकर के 231 अनुच्छेद तक जो है वह चर्चा क्या है? तो वह उच्च न्यायालय की चर्चा है। फिर
जो अध्याय 6 है, जो चैप्टर 6 है, उसमें क्या है, तो अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा है। और यह कहाँ है, तो 233 से लेकर के 237 तक, अनुच्छेद 233 से 237 तक जो है वह अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा है। अधीनस्थ न्यायालय कहने का मतलब है कि भारत का जो जुडिशियरी सिस्टम है, आपको पता है कि वह इस तरह से पिरामिडीय संरचना में है। और पिरामिडीय संरचना में कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है वह क्या है, तो यह अधीनस्थ न्यायालय है। यह अधीनस्थ न्यायालय है, यह जो है यह उच्च न्यायालय है, और यह जो है यह क्या है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय है। तो इस तरह से पिरामिडीय संरचना है भारतीय जुडिशियरी का, भारतीय न्यायपालिका का। तो इसीलिए चूंकि अधीनस्थ न्यायालय राज्य के अधीन आता है, तो इसीलिए राज्य में अधीनस्थ न्यायालय की भी चर्चा है। और यह चर्चा कहां से कहां तक है, तो 233 से लेकर के 237 नंबर आर्टिकल तक जो है वह अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा है। फिर अगला जो भाग आता है, वह भाग आता है भाग 7। भाग 7 जो है वह आज के डेट में निरस्त कर दिया गया है, यह समाप्त हो चुका है। ठीक है। फिर अगला जो भाग आता है वह आता है भाग 8। इस भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। अब चूंकि जो केंद्र शासित प्रदेश पहले जब संविधान लागू हुआ उस वक्त, फिर बीच का फेज, और फिर जब आज का फेज आप देखते हैं, तो देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटती बढ़ती रही है। जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, तो 8 हो गए। तो इसीलिए इसकी चर्चा 239 से लेकर के 242 तक है। लेकिन यह जो आर्टिकल 242 है, यह निरस्त कर दिया गया है, यह समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। फिर देखिए, फिर आता है भाग 9। भाग 9 में है पंचायत। बीपीएससी यहाँ से 2-3 बार सवाल किया है, ABCD क्यों करेंगे। तो यह जो पंचायत है, इसका आर्टिकल मात्र 1 है। वो आर्टिकल क्या है, तो 243। लेकिन इस 243 का ABCD करके O तक, ABCD से लेकर के O तक, 243 से लेकर के 243A और टिल 243O, ये सारी जो आर्टिकल आते हैं वह कहाँ आते हैं, तो वह पंचायत में आते हैं। फिर इसी में 9 का A जो पार्ट है वह कहलाता है नगर पालिका। और इस नगर पालिका में 243P से लेकर के 243ZG तक का जो आर्टिकल है वह नगर पालिका में आता है। फिर भाग 9 का ही 9B पार्ट है, और यह 9B पार्ट जो है यह सरकारी समितियों के लिए है। जो भाग 9 का B पार्ट है वह सहकारी समितियों के लिए है। और इसका जो आर्टिकल है वह क्या है, तो 243ZH से लेकर के 243ZT तक। ये सारे कहाँ आते हैं, तो सहकारी समितियों में। अब यह ध्यान रखिएगा कि पंचायत से लेकर के सहकारी समिति तक सबका जो आर्टिकल नंबर है वह क्या है, तो वह 243 है। लेकिन इसमें ABCD से लेकर के O तक पंचायत है। फिर 243P से लेकर के 243ZG तक जो है वह क्या है, तो वह नगर पालिका है। और 243ZH से लेकर के 243ZT तक वह क्या है, तो सहकारी समितियां हैं। हम लोग इन सब की चर्चा डिटेल में करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो भाग है वह क्या है, तो वह भाग 10 है। इसमें क्या है, तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र आता है। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र आता है। और इसके अंतर्गत कौन सा आर्टिकल है, तो इसके अंतर्गत 244 से लेकर के 244A, यानी कि कुल मिलाकर के 2 आर्टिकल आता है। और किसके लिए आता है, तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के लिए। ठीक है। फिर अगला जो पार्ट है वह है 11वां, भाग नंबर 11। यह क्या है, तो यह संघ और राज्य के बीच संबंध का भाग है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण हुआ है, उसकी जो चर्चा है वह चर्चा कहाँ पर है, तो इसी संघ और राज्यों के बीच संबंध नामक के टॉपिक में है। और इसका भाग क्या है, तो इसका भाग है 11। इसमें 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है, तो पहला तो है विधायी संबंध। विधायी संबंध कहने का मतलब
कि केंद्र और राज्य के बीच जो विधायन होगा तो उसके बीच कुछ समन्वय होना चाहिए, उसके बीच कुछ चर्चा होनी चाहिए, उसके बीच कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ प्रोसेस होना चाहिए। तो उसकी चर्चा कहाँ है? तो आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक, यानी कि कुल मिलाकर के 245 से 255 जो आर्टिकल है वहां पर किसका संबंध है? तो विधायी संबंध है। और फिर जो प्रशासनिक संबंध है चैप्टर 2 में, प्रशासनिक संबंध कहने का मतलब अब चूंकि केंद्र और राज्य का जो प्रशासन चलेगा तो वहां भी कुछ संबंध होने चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ तरीका होना चाहिए संबंध का, प्रशासनिक प्रशासन का। तो उसके लिए जो आर्टिकल है वह क्या है? तो 256 से लेकर के 263 तक का जो आर्टिकल है वह किसको निरूपित करता है, किसको डिनोट करता है? तो वह केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध को डिनोट करता है। अगला जो भाग है वह भाग है भाग नंबर 12। यह 12 जो भाग है यह किस चीज के लिए है? तो यह वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे के लिए है। जो वित्तीय संबंध है, जो संपत्ति का मामला है, जो अनुबंध का मामला है और जितने भी मुकदमे हो रहे हैं उन सब चीजों को जो देखा जाएगा वह भाग नंबर 12 से देखा जाएगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वह चैप्टर किससे है? तो वह चैप्टर संबंधित है वित्त से, यानी कि धन से। यहाँ पर 264 से लेकर के 291 तक अनुच्छेद है, जिसमें कि 291 अनुच्छेद जो है वह निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद नंबर 291 निरस्त हो चुका है, यानी कि 264 से लेकर के 290 नंबर तक का जो अनुच्छेद है वह अभी फिलहाल वित्त में है। फिर दूसरा जो चैप्टर है वह चैप्टर डिनोट करता है किसको? उधार लेने को। यानी कि अगर हम किसी से धन उधार लेते हैं तो उसका क्या नियम है, उसके क्या प्रोसेस है, उन सारी चीजों की जो चर्चा है वह कहाँ पर है? तो अनुच्छेद नंबर 292 और 293 में। फिर जो चैप्टर 3 है संविधान का, भाग नंबर 12 का जो चैप्टर 3 है वहां पर किस चीज की चर्चा है? तो वहां पर संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व और मुकदमे की चर्चा है। और यह किस आर्टिकल में है? तो यह है आर्टिकल नंबर 294 से लेकर के 300 तक। कुल 6 आर्टिकल जो है इन सारे चीजों को डिनोट करते हैं, इन सारे चीजों को निरूपित करते हैं। फिर जो हमारा चैप्टर 4 है यह किस चीज का है? तो यह संपत्ति का अधिकार है। और यह संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो यह 300A में है। आपको पता होगा कि यह जो संपत्ति का अधिकार था, यह संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको कहाँ रख दिया गया? तो 300A में। चलिए फिर अगला पार्ट जो है भाग नंबर 13, यह किस चीज को संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और इंटरकोर्स से। यानी कि भारत के भीतर जो हम व्यापार, वाणिज्य या फिर और भी नए नए उद्यम लगाते हैं, नए नए व्यवसाय करते हैं, इन सब चीजों को संबंधित है भाग नंबर 13। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 301 से लेकर के 307 तक। फिर जो भाग नंबर 14 है, यह भाग नंबर 14 निरूपित करता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। यानी कि जो संघ की सेवाएं हैं, जो लोक सेवा है, उन सब चीजों को निरूपित कौन करता है? तो भाग नंबर 14। इसमें चैप्टर 1 में तो बताया गया है कि सेवाएं कौन कौन सी है जो संघ के अधीन है और राज्य के अधीन है। तो यह आर्टिकल कौन सा है? तो यह है 308 से 314। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग बीपीएससी का क्लास कर रहे हैं, तो बीपीएससी क्या है? तो राज्य सेवा है। और जब हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे 16 जून को, तो वह क्या होगा? तो वह लोक सेवा होगा, वह केंद्रीय लोक सेवा होगा। तो उन सारे सेवाओं की चर्चा जो है वह कहाँ पर है? तो आर्टिकल 308 से लेकर के 314 तक। और फिर जो केंद्र और राज्य की लोक सेवा है, उस लोक सेवा आयोग की जो चर्चा है वह कहाँ पर है? तो वह है आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। और यह कहाँ पर है? तो भाग 14 के चैप्टर 2। यहां तक क्लियर है? फिर जो भाग 14 है उसी में एक और चीज है, वह क्या है? तो वह है न्यायाधिकरण, यानी कि न्यायालय। और इसकी चर्चा कहां से कहां तक है? तो इसकी चर्चा 323A से लेकर के 323B तक है। कुल 2 आर्टिकल हैं जो न्यायाधिकरण की चर्चा करते हैं। न्यायाधिकरण का कहने का मतलब होता है कि जैसे
किसी डिपार्टमेंट में जब कोई इशू आता है और उस डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर बैठ करके उसको मामले को निस्तारण करते, इसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल जो जांच होता है, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं उसको हम लोग न्यायाधिकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रिब्यूनल कहते हैं। ट्रिब्यूनल ये हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। तो यह जो ट्रिब्यूनल आता है, यह कहाँ आता है? तो यह आता है 323A से लेकर के 323B तक। फिर यह जो हमारा भाग 15 है, यह भाग 15 चुनाव से संबंधित है और इसमें जो आर्टिकल है वह है 324 से लेकर के 329। पहले इसमें 329A भी हुआ करता था, लेकिन 329A को अब निरस्त कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। तो अब इसमें जो आर्टिकल है वह 324 से लेकर के 329 तक है। फिर यह जो हमारा भाग 16 है, यह भाग 16 संबंधित है कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान कहने का मतलब, जैसे कुछ वर्ग जो हैं वह आज के डेट में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, यानी कि आज के डेट में विलुप्त होने वाले हैं। जैसे आप देखते हैं कि कुछ आदिवासी समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जैसे कि अंडमान निकोबार में कुछ ऐसा द्वीप समूह है जहां कर की जाना अलाउड नहीं है। उसी तरह से नागालैंड, मिजोरम में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर जाने के लिए आपको इनर पास लेना पड़ता है। तो उन वर्गों से जो विशेष प्रावधान किया गया है वह कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है 330 से लेकर के 342A तक। तो यहाँ पर उन वर्गों से जो वर्ग की विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए जो प्रावधान किया गया उसकी चर्चा कहाँ है? तो भाग नंबर 16 में। फिर हम आते हैं भाग नंबर 17 में। तो भाग नंबर 17 जो है यह राजभाषा से संबंधित है, यानी कि भारत की भाषा क्या होनी चाहिए उससे। तो इसमें जो चैप्टर 1 है वह चैप्टर 1 कहता है कि संघ की भाषा क्या होगी। तो इसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 से 344 तक जो है वह संघ की भाषा से संबंधित है। फिर जो इसका दूसरा चैप्टर है वह बताता है कि भारत की क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, और इसकी चर्चा 345 से 347 तक है। फिर इसका जो चैप्टर 3 है यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी। तो इसकी जो चर्चा है वह 348 से लेकर के 349 तक है। फिर भाषा के लिए, राजभाषा के लिए जो कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, विशेष निर्देश दिए गए हैं, इसकी चर्चा कहाँ है? तो 350 से लेकर के 351 नंबर आर्टिकल तक जो है वह भाषा के लिए जो विशेष निर्देश दिए गए हैं उसकी चर्चा है। फिर जो हमारा भाग नंबर 18 है वहां पर चर्चा है आपातकालीन प्रावधान का। यह इसकी चर्चा 352 से लेकर के 360 तक है। और इसी आपातकालीन प्रावधान में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाना, देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाना या फिर वित्तीय आपातकाल लगाना, इन सब की जो चर्चा है इसी आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन प्रावधान में। फिर जो हमारा भाग नंबर 19 है, इस भाग नंबर 19 में जो और बहुत सारे प्रावधान हैं जो जिनकी चर्चा और कहीं नहीं की गई है, जो कि छूट गए हैं, तो उन सारे प्रावधानों की चर्चा जो है वह भाग नंबर 19 में विविध नाम के चैप्टर में किया गया है। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या है? तो 361 से लेकर के 367 तक। फिर जो हमारा भाग नंबर 20 है, उस भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन की चर्चा, और संविधान संशोधन कहाँ आता है? तो आर्टिकल नंबर 368 में। 368 के द्वारा ही संविधान का संशोधन किया जाता है। फिर जो हमारा भाग नंबर 21 है, इस भाग नंबर 21 में ही अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत 369 से लेकर के 392 तक का आर्टिकल आता है। और इसी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 370 जो काफी विवाद में रहा था, वह इसी प्रावधान के अंतर्गत आता था, जिसको कि अब समाप्त कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो वह किस प्रोविजन में आता था? तो वह अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान के अंतर्गत आता था। फिर जो हमारा भाग नंबर 22 है, उसमें इसका क्रोनोलॉजी दिया गया है। इसका एक तरह समझ लीजिए कि वो शीर्षक है, फिर हिंदी में जो आधिकारिक पाठ है और जितने सारे आर्टिकल निश्रित कर दिए गए हैं, और फिर जो कुछ भी शॉर्ट फॉर्म है, तो उन सारे चीजों की जो चर्चा, उन सारे चीजों को जो
दिखाया गया है वह कहाँ दिखाया गया है, तो वह भाग नंबर 22 में दिखाया गया है। और यह कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 393 से लेकर के आर्टिकल 395 तक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संविधान के जो 22 भाग हैं, उस 22 भाग में किन किन चीजों की चर्चा है और कौन कौन से आर्टिकलों की चर्चा है। ये हमारे संविधान का भाग था और ये हमारे संविधान का एक मोटा मोटा आउटलाइन था। और हम अपने संविधान को जब पढ़ेंगे तो हम संविधान को इसी फॉर्म में पढ़ेंगे, हम अपने पढ़ने का तरीका बदलेंगे, संविधान को हम इसी रूप में पढ़ेंगे। चलिए अब मोटा मोटी हम जरा अनुसूची को देख लेते हैं कि अनुसूची में क्या क्या है। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। तो यह जो पहला अनुसूची आपको पता है कि अनुसूची कितने हैं, तो कुल 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में क्या क्या चीज है, तो पहला अनुसूची में राज्य है, उसका नाम है, और फिर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नाम और उनकी सीमा है। ठीक है। फिर जो दूसरी अनुसूची है, उस दूसरी अनुसूची में जो वेतन है उसकी चर्चा है, जो वेतन है भत्ता है उसकी चर्चा है सारे अधिकारियों की। फिर जो तीसरी अनुसूची है इसमें शपथ की चर्चा है, जितने भी अधिकारी हैं उन सारों की शपथ की जो चर्चा है वह तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची जो है वह राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें राज्यसभा का जो सीट है उस सीट की संख्या की जो चर्चा है वह चौथी अनुसूची में है। फिर जो पांचवी अनुसूची है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उसमें प्रावधान किया गया है, उसमें जानकारी है। फिर जो छठी अनुसूची है उसमें 4 स्टेट का नाम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सारे राज्य, इन चारों राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्र है, तो उस जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित जो कुछ भी प्रावधान है वह किसमें है, तो वह छठवीं अनुसूची में है। फिर सातवीं अनुसूची जो है वह सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध से है। इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। शक्ति का विभाजन जो है वह सातवीं अनुसूची में है। और ध्यान में रखिएगा कि आज के डेट में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो कुल 100 विषय हैं। फिर राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। ठीक है। फिर जो 8वीं अनुसूची है, तो इस 8वीं अनुसूची में जो भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसकी चर्चा है, जिसकी कि संविधान में चर्चा की गई है। संविधान में अलग अलग समय पर अलग अलग भाषाओं को इसमें जोड़ा भी गया है। तो कुल मिलाकर के आज वर्तमान में जो है वह 22 भाषाएं हैं और इन 22 भाषाओं को जो चर्चा है वह कहाँ पर है, तो वह 8वीं अनुसूची में है। फिर जो 9वीं अनुसूची है, ध्यान रखिएगा कि 9वीं अनुसूची को, चूंकि भारत में पहले जो जमींदारी प्रथा थी, तो एक व्यक्ति के पास बहुत बहुत जमीन हुआ करता था और बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं हुआ करते थे। तो इस जमींदारी प्रथा और भूमि सुधार के लिए एक अनुसूची बनाई गई कि अगर इस अनुसूची में किसी भी कानून को डाल दिया जाए तो यह जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा, यानी कि अब इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। लेकिन बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून इसमें जोड़ा गया है, जो भी कानून इस अनुसूची में 9वीं अनुसूची में डाला गया है, अब वह भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। हालांकि उससे पहले का जो चीज है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। तो 9वीं अनुसूची इस चीज के लिए था। फिर जो 10वीं अनुसूची है, वह 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए था। क्या होता था कि व्यक्ति आज इस पार्टी से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद उसने देखा कि बी नंबर पार्टी की सरकार बन रही है, तो वह जाकर के बी नंबर पार्टी से जुड़ जाता था ताकि उसको मंत्री पद मिल सके या फिर वह सरकार का हिस्सा बन सके, सत्ता का भोगी बन सके। तो इसी के आधार पर 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके यह अधिनियम जोड़ा गया था कि जो व्यक्ति जिस चुनाव पार्टी से या फिर जो व्यक्ति जिस दल से चुनाव लड़ेगा, जो व्यक्ति अगर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो वह किसी भी सरकार में सम्मिलित नहीं हो सकता है। वह भले ही अगर निर्दलीय है तो बाहर से समर्थन दे सकता है, लेकिन अगर किसी दल से चुनाव लड़ रहा है और अगर उस दल का सरकार नहीं बना है तो वह सरकार का समर्थन नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी जो सदस्यता है विधानमंडल की या फिर संसद की, वह समाप्त हो जाएगी।
तो 10वीं अनुसूची में इस अधिनियम को जोड़ा गया। इसको हम लोग दल बदल अधिनियम के नाम से जानते हैं। फिर जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायत के लिए संबंधित है। इसमें पंचायत का अधिकार, शक्ति और जिम्मेदारी को दिखाया गया है। और यह जो अनुसूची जोड़ा गया, तो यह कब जोड़ा गया? क्योंकि आपको पता है कि पंचायती राज अधिनियम जो आया है वह कब आया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह कब हुआ? तो 1992 में। तो उसके बाद ही यह अनुसूची जोड़ा गया। फिर जो 12वीं अनुसूची है, यह 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी को बताती है। जिस तरह से 11वीं पंचायत की अधिकार, शक्ति, जिम्मेदारी बताती है, उसी तरह से 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी को बताती है। और यह अनुसूची भी 1992 में ही जोड़ा गया संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो यह था संविधान का एक मोटा मोटा आउटलाइन, जिसके आधार पर कि हम संविधान को पढ़ेंगे, जिसके आधार पर हम संविधान को देखने का प्रयास करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए अब जरा हम लोग संविधान को देखते हैं। और संविधान को देखने के क्रम में हम लोग सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है वह कहता है कि भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। या आप ये ध्यान रखिएगा कि यह जो समाजवादी है, यह जो सेक्युलर है, और यह जो सोशलिस्ट है और यह जो सेक्युलर है, यह दो वर्ड जो जोड़ा गया है, यह दोनों वर्ड जोड़ा गया है संविधान के 22वें संशोधन के द्वारा। संविधान का जो 22वां संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा संविधान के उद्देशिका में, प्रस्तावना में यह दो शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो भारत को किस तरह का बनाना है? तो संप्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरिन, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि 3 एस है और 1 डी है, 1 आर है। 3 एस, 1 डी, 1 आर। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है। उसके बाद जो संविधान में न्याय की बात की गई है कि भारत के नागरिकों को न्याय मिलेगा, तो किस तरह का न्याय मिलेगा भाई? तो 3 तरह का न्याय मिलेगा। एक सामाजिक न्याय मिलेगा, दूसरा आर्थिक न्याय मिलेगा, और तीसरा राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की लिबर्टी मिलेगी। उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी, आजादी नहीं मिलेगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसकी लिबर्टी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, आजादी नहीं मिलेगी। आजादी की जो चर्चा है वह चर्चा कहां पर है? जो फ्रीडम की चर्चा है वह चर्चा हमारे मौलिक अधिकार में है। और जो हमारा प्रस्तावना चर्चा करता है वह किस बात की चर्चा करता है? तो वह लिबर्टी की बात करता है। लिबर्टी कहने का मतलब है कि हमारे इस कृत्य से किसी दूसरे को कोई हानि ना पहुंचे, किसी दूसरे का कोई नुकसान ना हो, हमको यहां तक की लिबर्टी है। ऐसा नहीं कि हम अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से किसी दूसरे का नुकसान कर दें, किसी दूसरे के अधिकार को सरप्रेस कर दें। ये हमारे पास अधिकार, फ्रीडम नहीं है। हमारे पास इन चीजों की लिबर्टी है। तो ध्यान रहेगा कि 3 न्याय की चर्चा की गई है। कौन कौन सी? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर लिबर्टी कौन कौन सी? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। उसके बाद जो समता की बात की गई है, इक्वेलिटी की बात की गई है, वह कौन कौन सी? तो जो हमारी पहली इक्वेलिटी है वह प्रतिष्ठा की है और दूसरी अवसर की है। प्रतिष्ठा और अवसर यानी कि समाज में सबको इक्वल वैल्यू मिलेगा, समाज में हर कोई इक्वल होंगे। और दूसरा जो अवसर होगा वो हर किसी के लिए बराबर होगा। तो 2 तरह के इक्वलिटी की बात की गई है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात की गई है वह की गई है कि राष्ट्र की एकता। अब यह जो राष्ट्र की एकता है, एकता क्या होता है? और दूसरा शब्द इसमें लिखा गया है वह क्या है? तो वह है अखंडता। तो एकता और अखंडता, एकता जो है वह हमारे सोशल कल्चर पर डिपेंड करता है कि हम एक दूसरे से सोशली कितने अटैच्ड हैं, उससे हमारा एकता डिनोट होता है। और जो हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है,
वह कितना सुदृढ़ है, उससे हमारी अखंडता सुनिश्चित होती है। और ध्यान रखिएगा कि यह जो अखंडता है, यह भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, यह मूल संविधान में नहीं था। तो किस तरह की बात की गई? तो पहला बात तो 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की लिबर्टी, फिर 2 तरह की समता, प्रतिष्ठा और अवसर, और फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, इसको करने की बात की गई है। कहाँ की गई है? तो वह की गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। और उसके बाद फिर है इस संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को, और यहाँ पर जो सबसे विशेष बात है वह क्या है? तो ऐसा नहीं कहते हैं कि इस संविधान को हम लागू कर रहे हैं या फिर इस संविधान को हम थोप रहे हैं, नहीं, इस संविधान को हम अंगीकृत कर रहे हैं, यानी कि हम इसको समर्पित कर रहे हैं, अपने आप अपने ऊपर ले रहे हैं, हम इसको अपने जीवन का एक अंग बना रहे हैं। फिर अधिनियमित करते हैं, यानी कि हम अपनी स्वेच्छा से इस संविधान को अपने ऊपर थोप रहे हैं, हम अपनी मर्जी से इस कानून को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं, यानी कि इस संविधान को हम अपनी मर्जी से अपने अंतर्मानस में, अपने अंतर्मन में उतार रहे हैं, और हम यह घोषणा कर रहे हैं कि हम इस संविधान के हिसाब से ही चलेंगे, और इस संविधान में जितनी बातें वर्णित है हम उसके हिसाब से ही चलेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि देश की एकता, अखंडता, ये सारी चीजें जो है वह अक्षुण्ण रहे, वह सुनिश्चित हो सके। तो यह था संविधान की प्रस्तावना, और यह भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब 2 चैप्टर और आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो पहला चैप्टर देखेंगे हम लोग भाग 1। जो संविधान का भाग 1 है वह क्या है? तो वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का संघ, भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है, और उसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य आते हैं। तो उसकी जो चर्चा है वह कहां पर है? तो वह भाग 1 में। तो जो पहला अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद नंबर 1 है, उसमें क्या है? तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम क्या है? भारतीय संविधान में भारत का नाम क्या है? तो भारत का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। भारत का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। बस यही 2 नाम है भारतीय संविधान में भारत का। तो अनुच्छेद 1 में इस दोनों नाम की चर्चा है कि इंडिया जो कि भारत के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा जितने भी भारत के राज्य हैं, राज्य क्षेत्र कहने का मतलब चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर अंडमान निकोबार हो, दादर नागर हवेली, दमन दीव हो, जो भी हो, तो उन सब की चर्चा कहाँ है? तो अनुच्छेद 1 में। फिर जो अनुच्छेद नंबर 2 है, वह अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यह जो नए राज्यों का प्रवेश है यह क्या है? तो इसके कहने का मतलब है कि जो आज का भारत का बाउंड्री देख रहे हैं, आज की जो भारत की भौगोलिक सीमा है, अगर उस सीमा के बाहर से भारत किसी क्षेत्र पर अधिकार करता है, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान अभी बहुत पंगा कर रहा है, आज हम लोग लाहौर तक घुस गए और पाकिस्तान पर अधिकार कर दिए, तो जितने क्षेत्र पर हम अधिकार करेंगे, अब उसको भारत के राज्य में प्रवेश करवाना पड़ेगा, उसको एक राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, या फिर यूटी का दर्जा दे, कैसे भी दर्जा दे, लेकिन भारतीय गणराज्य में उसका प्रवेश होगा। तो भारतीय गणराज्य में जो उसका प्रवेश होगा, तो वह किस आर्टिकल से होगा? तो वह आर्टिकल नंबर 2 से होगा, दूसरे अनुच्छेद से उस चीज का काम होगा। तो उस चीज की चर्चा जो है वह अनुच्छेद नंबर 2 में है। फिर जो अनुच्छेद नंबर 3 है, वह कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो यह क्या कहता है कि आज जो भारत की भौगोलिक सीमा है, अब मान लीजिए इस सीमा में अगर हमको किसी राज्य को 2 भाग में बांटना हो, जैसे 2000 ईस्वी में झारखंड बना बिहार से अलग होकर के, फिर छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर के, फिर उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, तो यह जो भारत के इनलैंड में नए राज्य बने, जैसे बेंगलोर का नाम बेंगलुरु हो गया, कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, तो यह जो नाम परिवर्तन हुआ, यह जो राज्यों के सीमा में परिवर्तन हो गया, नए राज्य का निर्माण हो गया, तो यह कहां से हुआ?
तो यह हुआ अनुच्छेद 3 से। तो इनलैंड में जो परिवर्तन हुआ भारत की भौगोलिक सीमा में, वह अनुच्छेद 3 से, और जो चीज भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर है उसको फिर हम अपने सीमा में ले आए, तो वह कहां से हुआ, तो वह अनुच्छेद 4 से, सॉरी 2 से। और फिर अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, यानी कि अगर हम किसी नए क्षेत्र को जीत करके भारत में मिलाते हैं, जैसे सिक्किम को हम भारत में मिलाए, चूंकि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन फिर भारत का हिस्सा बना, और फिर झारखंड को हम अलग किए, हम छत्तीसगढ़ को अलग किए, हम उत्तराखंड को अलग किए, तो ये सारी चीजें जो हम किए, तो इसके लिए हमको संविधान में संशोधन करना पड़ा, हमको इन आर्टिकलों में चेंजेज करना पड़ा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें हमको राज्य क्षेत्र के नाम में बदलाव करना पड़ा। तो यह जो बदलाव होगा, यह बदलाव संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है 368, इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी कि यह बिल्कुल साधारण बहुमत से हो जाएगा, संसद जब भी चाहेगी तब ऐसा काम कर सकती है, और यह 368 के अंतर्गत यानी कि संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यह था संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग नंबर 1। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां से सवाल किया जाता है। ठीक है, अब फिर हम लोग अगले क्लास से शुरू करेंगे, तो फिर हम लोग नागरिकता देखेंगे भाग 2 में, और फिर भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ तक क्लियर है? इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और 100 दिन में हम लोग पूरे जीएस खंड को देख लेंगे, और फिर अच्छे से बीपीएससी का एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।